गाइस जरा इमेजिन करो कि आज से 500 साल के बाद हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी, आज की डेट में ही कोई इंसान उसके ब्लूप्रिंट या फिर उसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप अपनी पर्सनल डायरी के अंदर लिख दे, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि 500 साल तो दूर की ही बात है, आगे आने वाले 20 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी कहां होगी हम ये तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहां पर खड़ा होता है एक अजीब सा सवाल जो हमसे ये कहता है कि अगर आज इतने एडवांस होने के बावजूद भी हम इस काम को नहीं कर सकते, तो एक इंसान साल 1400 में इसे कर कैसे गया? जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े जीनियस और मिस्टीरियस इंसान लियोनार्डो दा विंची की, जिनका दिमाग अपने टाइम में इतना ज्यादा आगे था कि आइंस्टीन, टेस्ला और न्यूटन जैसे दिग्गजों के नाम भी उनके सामने फीके लगते हैं। लेकिन यही चीज खड़ी करती है एक ऐसी अजीब सी मिस्ट्री जो आज के टॉप रिसर्चर्स को भी ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि लियोनार्डो को ये सारी ही नॉलेज उनके एक्सपीरियंस या फिर स्टडी से नहीं, बल्कि शायद किसी परग्रही सभ्यता के द्वारा मिली। बट द क्वेश्चन इज दिस कि आखिर लियोनार्डो की लाइफ में ऐसे कौन से शॉकिंग एविडेंसेस हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि शायद उनका कनेक्शन सीधा एलियन से था। वेल गाइज, आज की ये वीडियो उन्हीं सारे दबे हुए राज को खोलने का ट्राई करेगी। तो हाय गाइज, मैं हूं आकाश और चलिए विद प्रूफ सॉल्व करते हैं पास्ट की एक ऐसी मिस्ट्री को जो शायद हमारे प्रेजेंट को भी बदल कर रख दे। साल 1476 इटली के फ्लोरेंस शहर में 24 साल का एक यंग, हैंडसम लेकिन एक ऑर्डिनरी सा आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची फेमस इटालियन स्कल्पचर एंड पेंटर वेरोकियो के स्टूडियो में काम करता था। इंटरेस्टिंगली उस वक्त तक लियोनार्डो ना ही कोई ऐसे फेमस आर्टिस्ट थे और ना ही ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी जिनके बारे में लोग कभी भी डिस्कस तक करें। लेकिन तभी आता है 9 अप्रैल 1476 का वो मनहूस दिन जिसने लियोनार्डो की जिंदगी में प्रैक्टिकली भूचाल ला दिया। असल में इस टाइम पीरियड के दौरान लियोनार्डो पर एक बेहद ही सीरियस आरोप लगाया जाता है, जिसमें उन पर इल्जाम था कि उन्होंने जैकोपो नाम के एक लड़के के साथ गलत संबंध बनाए हैं, जिसके चलते हुए ऑफिसर्स ऑफ द नाइट, जो कि उस समय की सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, उनके द्वारा लियोनार्डो को अरेस्ट भी किया गया। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो दौर जहां पर अगर कोई इंसान ये बोल दे कि हमारी यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं बल्कि सन है, सिर्फ इसी बात पर उसको पूरी जिंदगी जेल के अंदर डाल दिया जाए, तो भाई ये आरोप तो हर एक लेवल से काफी ज्यादा बड़ा था। सैडली इस आरोप के बाद 2 महीने तक लगातार लियोनार्डो डर के साये में रहे, जहां पर उनका करियर, उनकी इज्जत, सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत एक ऐसी चीज होती है जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी चमक सकती है, और प्रैक्टिकली कुछ ऐसा ही हुआ लियोनार्डो के साथ। असल में लियोनार्डो को सजा सुनाने के कुछ ही दिन पहले उन्हें इस इल्जाम से मुक्त कर दिया जाता है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि उनके साथ जिस दूसरे लड़के पर यह आरोप लगाया गया था उसके कनेक्शन काफी ज्यादा ऊपर तक थे, जिसकी वजह से एक तरीके से मानो लियोनार्डो को एक नई लाइफ मिल गई। लेकिन गाइस, यहीं से ही शुरू होती है उनकी लाइफ की एक ऐसी अजीब सी मिस्ट्री जिसे आज तक भी कोई नहीं सुलझा पाया। असल में गाइस, बात अगर लियोनार्डो की जिंदगी की जाए तो इस इंसिडेंट के होने के बाद आगे आने वाले 2 सालों तक उनकी लाइफ का एक भी हिस्टोरिकल ट्रेस हमें देखने को नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए थे, वो किसके साथ थे, और इवन उनके पिता तक को भी ये नहीं पता था कि लियोनार्डो आखिर उन सालों में थे तो थे कहां। ये ठीक ऐसा ही है कि मानो एक इंसान प्रैक्टिकली 2 सालों के लिए हमारे प्लेनेट अर्थ से ही गायब हो जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि शायद शर्मिंदगी की वजह से वो छुप गए होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान उनका कॉन्टेक्ट किसी परग्रही सभ्यता से हुआ था, और उसी सभ्यता ने प्रैक्टिकली उन्हें हमारे प्लेनेट से गायब किया था। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर कोई इंसान 2 सालों के लिए गायब हो जाए तो हम उसका सीधा संबंध एलियन से कर कैसे सकते हैं? वेल गाइज, इसका काफी हद तक का क्लू हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो की पर्सनल डायरी में देखने को मिलता है। असल में गाइज, बात अगर लियोनार्डो की पर्सनल डायरी की जाए तो उस डायरी में सिर्फ एक ही ऐसी घटना का जिक्र है जो बेहद ही अजीब थी, और उसको लेकर उन्होंने जो लिखा वो वर्ड बाय वर्ड मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। असल में उन्होंने लिखा था कि एक दिन मैं विशाल गुफा के मुंह पर पहुंचा। मेरे अंदर 2 इमोशंस लड़ रहे थे, डर और जिज्ञासा।
डर उस अंधेरी खौफनाक गुफा का और जिज्ञासा ये जानने की कि क्या उसके अंदर कोई चमत्कारी चीज छुपी हुई है। इंटरेस्टिंगली सिर्फ इतना ही लिखने के बाद लियोनार्डो ने इस चीज का जिक्र आगे कभी भी अपनी डायरी के अंदर नहीं किया। इवन हमें आज तक ये भी नहीं पता कि लियोनार्डो उस गुफा में गए भी थे या फिर नहीं। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक इंसान जो इतना निडर था कि वो रात में शमशान में जाकर मुर्दों की भी चीर फाड़ करके बॉडी की वर्किंग को समझता था, वो इंसान सिर्फ एक गुफा में एंटर करने से इतना क्यों डर रहा था? क्या वास्तव में वो सिर्फ एक गुफा ही थी या फिर ऐसी दुनिया का एक पोर्टल जो शायद लियोनार्डो को आगे आने वाले 2 सालों तक हमारी इंसानी दुनिया से कहीं दूर ले गया था? और गाइस यहीं से ही शुरू होती है लियोनार्डो की लाइफ की वो गायब होने वाली मिस्ट्री, जिसने समय के साथ हमारे सामने ऐसे ऐसे एविडेंसेस रखे जो शायद अब आपके बिलीफ सिस्टम तक को भी हिला दे। असल में गाइस इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद यानी कि जब साल 1478 में लियोनार्डो वापस पब्लिक में अपीयर होते हैं तो वो पूरे ही तरीके से बदल चुके थे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पेंटर ही नहीं बल्कि वो अपनी डायरी में प्रैक्टिकली ऐसी एडवांस मशीन, हाइड्रोलिक्स, एरोडायनामिक्स और फ्लाइट की वर्किंग डायग्राम्स बना रहे थे जिनका इस्तेमाल हम आज के मॉडर्न टाइम में करते हैं। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक शख्स जो सिर्फ 2 साल पहले ही एक ऑर्डिनरी से स्टूडियो में पेंट ब्रश को लेकर पेंटिंग बनाता था, वो सिर्फ 2 साल के बाद ही इतने एडवांस प्लेन, चॉपर्स और ऐसी टेक्नोलॉजी की डायग्राम्स को बना कैसे सकता था जो शायद उस दौर के लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे? क्या सच में लियोनार्डो ने किसी और सभ्यता के साथ मिलकर टाइम ट्रेवल किया था? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें प्रूफ देखने को मिलता है साल 1502 में। साल 1502 लियोनार्डो अब किसी आर्टिस्ट के स्टूडियो में नहीं बल्कि एक मिलिट्री के कमांडर चेजारे बोर्शिया के लिए काम किया करते थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एक दिन बोर्शिया अमोला शहर पर हमला करके उसे जीत लेता है, लेकिन क्योंकि उसे उस शहर को अपनी बाकी के दुश्मनों से बचाना था तो उसे उस शहर का एक ऐसा सटीक मैप चाहिए था जो उसे अच्छे तरीके से ये समझा सके कि उसे अपने डिफेंस में किस सैनिक को कहां पर खड़ा करना है। और गाइस यहीं से ही एंट्री लेती है लियोनार्डो की लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री। असल में इस काम को करने के लिए बोर्शिया सीधा का सीधा लियोनार्डो के पास जाता है, जहां पर लियोनार्डो कुछ समय तक इस सिटी को समझने के बाद उसे ये मैप बना कर देते हैं, जिसमें आप भी क्लियरली ये देख सकते हो कि कैसे लियोनार्डो ने इस मैप को बिल्कुल ही टॉप एंगल से बनाया है, जिसमें सभी बिल्डिंग की टेरेस, सड़क की चौड़ाई, सर्कल्स, टर्न्स और सारी ही वो डिटेल भी मौजूद है जो आपको ऊंचाई से सीधा नीचे एक सिटी को देखने पर दिखेंगी। बट गाइस इस मैप के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में देखो, उस दौर के जितने भी आर्टिस्ट होते थे वो सभी किसी भी सिटी का मैप बनाने के लिए उस सिटी के पास मौजूद किसी भी ऊंची पहाड़ी या फिर जगह पर जाकर उस सिटी का साइड व्यू मैप बनाते थे। अब क्योंकि उस समय एक आर्टिस्ट मैक्सिमम यही काम कर सकता था, तो उस समय के बने हुए मैप ना सिर्फ काफी ज्यादा इनएक्यूरेट होते थे बल्कि किसी भी आर्टिस्ट को यह भी नहीं पता होता था कि बिल्डिंग की टेरेस का साइज क्या है और उसका शेप कैसा है। लेकिन बात अगर लियोनार्डो के इस मैप की जाए तो ये तो ठीक उसी तरीके का देखने को मिलता है जैसे आज की डेट में हम हमारी एडवांस सैटेलाइट का यूज करके किसी भी सिटी का बनाते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर आज की डेट में भी हम हमारे मॉडर्न मैप को लियोनार्डो के इस मैप के साथ ओवरलैप करके देखें तो इस मैप की काफी हद तक की हमें सिमिलैरिटी आज भी देखने को मिलती है। तो अब सवाल तो यह है कि फिर आखिर लियोनार्डो ने इस काम को कर कैसे दिया? असल में कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि लियोनार्डो ने इस मैप को बनाने में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने सड़कों को प्रॉपर तरीके से नापा, एंगल्स को कैलकुलेट किया और ज्योमेट्री का यूज करके इस मैप को इतना परफेक्ट बनाया। लेकिन गाइस इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप है जो हमसे ये कहता है कि किसी भी तरीके से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए आप सड़कों की चौड़ाई, सर्कल या फिर सारी ही डिटेल एक सिटी की जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन सिटी की बिल्डिंग के ऊपर का टॉप व्यू कैसा होगा, उस टेरेस का साइज कैसा होगा और वहां पर क्या चीज रखी होगी, भाई जब तो छोड़ ही दीजिए, आज की डेट में भी कोई भी इंसान इस काम को बिना किसी टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकता। और यही है वो दूसरा इंसिडेंट जो हमें सोचने पर यह मजबूर करता है कि शायद लियोनार्डो दा विंची का कनेक्शन किसी परग्रही सभ्यता से था। एक और चीज जो इस पूरे ही सिनेरियो को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करती है वो ये है दोस्तों कि बात अगर बोर्शिया की लाइफ की जाए तो ये इंसिडेंट हमें उसकी लाइफ में भी
पढ़ने को मिलता है, जिसमें हमें क्लियरली ये पढ़ने को मिलता है कि जब बोर्शिया ने लियोनार्डो को ये मैप बनाने का काम दिया तो वो सीधा 2 दिन के लिए गायब हो गए। एंड इवन ये चीज बोर्शिया को इतना ज्यादा गुस्सा दिला गई कि उसने लियोनार्डो को ढूंढने के लिए अपने सैनिक की एक टोली को पूरे ही शहर में घुमाया था। बट इंटरेस्टिंगली सिर्फ 2 ही दिनों के बाद लियोनार्डो बोर्शिया के सामने इस परफेक्ट मैप के साथ अपीयर करते हैं। और क्योंकि ये मैप इतना ज्यादा सटीक था तो बोर्शिया ने लियोनार्डो को सजा देने की बजाय इनाम में बहुत मोटी धनराशि भी दी थी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर उन 2 दिनों में लियोनार्डो गए तो गए कहां? क्योंकि अगर इस मैप को देखा जाए तो ये बात तो क्लियर होती है कि शायद उन 2 दिनों में लियोनार्डो इस सिटी के ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद थे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर में बैठे हों। और जितना हमने हिस्ट्री पढ़ी है भाई, उस समय पर हेलीकॉप्टर तो छोड़ ही दीजिए, हम ढंग से साइकिल तक को भी इन्वेंट नहीं कर पाए थे। तो फिर आखिर लियोनार्डो ने यह काम किया कैसे? वेल, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पता कमेंट सेक्शन में ही हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लें। तो चलो गाइस, अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं लियोनार्डो की लाइफ के एक ऐसे दौर में जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। 5 अप्रैल 2007 यूएसए की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अपनी एक डॉक्यूमेंट्री लियोनार्डो द मैन हु सेव्ड साइंस को रिलीज करती है। इंटरेस्टिंगली ये डॉक्यूमेंट्री काफी हद तक इस ओर इशारा करती है कि जिस लियोनार्डो को हम काफी बड़ा इन्वेंटर मान रहे हैं वो शायद इन्वेंटर ना होकर सिर्फ एक अच्छे ऑब्जर्वर थे। और उन्होंने अपनी लाइफ के उन्हीं 2 मिसिंग सालों में या तो फ्यूचर ट्रेवल करके या फिर किसी भी तरीके से जिन एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स को देखा था, बस रिवर्स इंजीनियरिंग करने के उद्देश्य से उन्होंने बिल्कुल सटीक डायग्राम एक के बाद एक अपनी डायरी में उनके बनाए थे। अब देखो, भले ही ये चीज सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम लियोनार्डो की डायरी को खोलकर देखें तो ये स्टेटमेंट काफी हद तक सेंस बनाता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस स्केच की जिसे एरियल स्क्रू के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये एक मॉडर्न हेलीकॉप्टर का एंसेस्टर लगता है, जिसके वर्किंग के बारे में लियोनार्डो अपनी डायरी में ये लिखते हैं कि इसमें मौजूद ये 2 बड़े बड़े स्क्रू जब हम इंसान तेजी से घुमाएंगे तो ये मशीन हमें ऊपर हवा में ले जाएगी। अब देखो, भले ही ये चीज सुनने में काफी ज्यादा इजी लगती हो, लेकिन फिजिक्स के प्रिंसिपल पर भाई ये चीज इम्पॉसिबल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी इंसान के पास इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो इतने बड़े स्क्रू को इतनी तेजी के साथ घुमा सके कि वो पूरी मशीन को ही हवा में उठा डाले। तो अब सवाल तो ये है कि जहां एक तरफ हम लियोनार्डो को बड़े बड़े रिसर्चर और साइंटिस्ट से भी ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, आखिर वो फिजिक्स के इस बेसिक प्रिंसिपल को ही समझ क्यों नहीं पाए? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि लियोनार्डो ने बस दूर से ही इस टेक्नोलॉजी को देखा था? अब क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस इंजन के अंदर इंसान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ही काम करती है, तो उन्होंने उसे उस दौर की सोच के हिसाब से ह्यूमन पावर्ड डिजाइन कर दिया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि लियोनार्डो की ये गलतियां यहीं पर ही नहीं थमती। अब जरा इस स्केच को देखिए जिसे आर्मोर्ड टैंक यानी कि टर्टल के नाम से जाना जाता है। अब अगर गौर से इस डिजाइन को देखा जाए तो नो डाउट ये डिजाइन काफी हद तक एक यूएफओ से मिलता जुलता है, लेकिन बात अगर इसकी वर्किंग की जाए तो इसके वर्किंग डायग्राम में एक ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसको फॉलो करते हुए हमने इस डिजाइन को बना भी लिया तब भी इसमें लगे हुए गियर्स कभी भी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें एक सीधी डायरेक्शन में लगाने की बजाय उल्टे तरीके से इंस्टॉल किया गया है। नाउ अगेन ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक इंसान किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को कई दिन या फिर कई महीने सिर्फ दूर से ही देखे, लेकिन फिर भी उसकी वर्किंग को प्रॉपर तरीके से ना समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में भी हम कोई एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कार को भी देखते हैं तो हमें कार दूर से देखने में तो समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकली इंजन किस तरीके से उसका काम कर रहा है हम एक झटके में ये नहीं बता सकते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर लियोनार्डो की डायरी में मौजूद सभी एडवांस टेक्नोलॉजी की वर्किंग पर भी नजर डाली जाए तो भले ही उनका स्ट्रक्चर और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के डायग्राम बखूबी बनाए गए हो, लेकिन टेक्निकल एक्सपेक्ट पर बहुत सी चीजें कोलैप्स करती हैं। अब इस चीज को बैक करते हुए बहुत से हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि क्योंकि लियोनार्डो काफी बड़े जीनियस थे तो वो जानबूझकर ये गलतियां करते थे ताकि साधारण लोगों तक ये इंफॉर्मेशन इजीली पास थ्रू ना हो। जबकि बात अगर एशियन एस्ट्रोनॉट थ्योरी में बिलीव करने वाले रिसर्चर्स की जाए तो उनका ये कहना था कि लियोनार्डो इन्वेंटर नहीं बल्कि एक अच्छे ऑब्जर्वर थे जो सिर्फ दूर से चीजों को देखकर डिजाइन तो उसे पेपर पर कर रहे थे लेकिन उसकी वर्किंग को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे थे। एंड समहाउ इट मेक्स अ सेंस क्योंकि सिर्फ 2 सालों के अंदर ही लियोनार्डो जिस तरीके की नॉलेज को गेन कर चुके थे किसी भी एक सिंपल इंसान के द्वारा ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था।
तो चलो गाइस, अब इस पॉइंट पर ये सारी चीजें मान लेते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि लियोनार्डो किसी परग्रही सभ्यता के कांटेक्ट में आए हो, लेकिन फिर भी क्या लियोनार्डो ने कभी खुद से इस तरीके का कोई हिंट या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हमें बताया हो जो इनडायरेक्टली ये बताता हो कि यस, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि वो किसी परग्रही सभ्यता के कांटेक्ट में आए? वेल गाइस, जी हां, बिल्कुल उन्होंने बताया है, और वो क्या है वो अभी का अभी मैं डिकोड भी करने वाला हूं। देखो गाइस, ये बात हम सभी को पता है कि लियोनार्डो मिरर राइटिंग और मिरर पेंटिंग से एक तरीके से ऑब्सेस्ड थे। इवन उन्होंने तो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ इसी तरीके की लिखावट और पेंटिंग को सीखने में स्पेंड किया था, जिन्हें सिर्फ मिरर के सामने ही लाकर देखा और पढ़ा जा सकता था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक इंसान जो इस समय को अपनी कला और अपने हुनर को और ज्यादा निखारने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, वो आखिर अपने टाइम को इस तरीके की अजीब चीज के पीछे वेस्ट कर क्यों रहा था? वेल गाइस, इसका पॉसिबली आंसर हो सकता है इंक्रिप्शन। देखो, आज के दौर में जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी को देनी होती है तो हम इंक्रिप्टेड कोड्स में और अलग अलग तरीके के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात अगर लियोनार्डो की जाए तो पॉसिबली उन्होंने मिरर राइटिंग या फिर आर्ट को सिर्फ इसीलिए सीखा हो ताकि वो अपने बाद हम इंसानों के लिए बहुत से ऐसे हिंट या फिर प्रूफ छोड़ जाए जिनको पढ़ने के बाद हम फ्यूचर के बारे में अच्छे तरीके से जान सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोनालिसा की ये पेंटिंग। नाउ कुछ सेकंड के लिए ये इमेजिन कीजिए कि बीइंग एन आर्टिस्ट आप शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत की पेंटिंग को ही बना रहे हैं और आप उसमें आईब्रोज को बनाना ही भूल जाते हैं। ब्रो, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आईब्रोज ब्यूटी के लिए एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, और अगर आप एक लेडी का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सवाल तो ये है कि फिर आखिर लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में आईब्रोज को क्यों नहीं बनाया? वेल गाइस, इसका काफी हद तक जवाब ढूंढ करने का आला साल 2015 में थ्योरिस्ट स्कॉट सी वॉरिंग ने, जिन्होंने जैसे ही इस इमेज को मिरर करके इसे आपस में कुछ इस तरीके से अटैच किया, उन्हें इस इमेज में क्राउन पहनकर ठीक वैसा ही अजीब सा क्रिएचर नजर आया जैसे आज की डेट में किसी परग्रही को हम इमेजिन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की इस पेंटिंग को भी देखिए, जिसमें अगर आप ठीक उसी तरीके की मिरर इमेज वाला काम इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सेंटर में एक अजीब सी क्रिएचर का फेस देखने को मिलेगा, और शायद उनकी ये फिंगर भी आसमान की तरफ यही इशारा कर रही हो कि जिस अनंत ब्रह्मांड में रहकर हम ये समझते हैं कि हम अकेले हैं, शायद सच्चाई इसके परे हो। अब देखो गाइस, ये सारी ही इंफॉर्मेशन को समराइज करने के बाद जब इस वीडियो को मैं रैप अप कर रहा था तभी मेरे हाथ लगी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आपके दिमाग को भी घुमा दे। असल में देखो, लियोनार्डो ने 2 साल दुनिया से गायब होने के बाद साल 1506 से लेकर 1510 के बीच कोडेक्स लेसिस्टर नाम की एक बुक को भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इवन स्पेस से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन और स्केचेस को भी बनाया था। और पता है आज की डेट में ये बुक किसके पास है? असल में इस बुक को 11 नवंबर 1994 को एक नीलामी के दौरान लगभग $30.8 मिलियन में बिल गेट्स ने खरीदा था, और अगर आप उनकी लाइफ के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो इस बुक को परचेज करने के बाद टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उन्होंने रिकॉर्ड बेसिस पर ग्रोथ की थी। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था और इतनी महंगी बुक खरीदने का उनका शौक, या वास्तव में इस बुक में कुछ ऐसा मौजूद था जो आज तक भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया? वेल, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब गाइस, ये सारी ही इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में लियोनार्डो का कनेक्शन किसी परग्रही सभ्यता से हो सकता है? और जो ये टॉप रिसर्चर्स सोचते हैं, क्या इनकी सोच में दम है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की भाई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।